नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम पूरे जीके के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर होते हैं जिनको हम यहाँ पे कवर करते हैं। आज हम इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। पॉलिटी से हमने शुरू किया है। कल के वीडियो में हमने जो हमारा संवैधानिक विकास था, जिसमें हमने डिफरेंट जो एक्ट आए थे उनके बारे में बात करी। आज के वीडियो में हम भारत की संविधान सभा से रिलेटेड जो पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं इनको कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपका प्रैक्टिस भी यहाँ पर साथ साथ चलती रहेगी, क्योंकि हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने सबसे पहले भारत में संविधान सभा के विचार को प्रस्तुत किया था। यह विचार इन्होंने 1924 में दिया था, ठीक है, 34 में नहीं दिया था। 1924 में स्वराज पार्टी ने इस विचार को रखा। 1934 में 10 साल के बाद ऑफिशियल तौर पर जो एम.एन. रॉय थे उन्होंने संविधान सभा की मांग करी, इसको भी याद करना है। और अगले ही साल 1935 में पहली बार कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग करी गई। तो क्वेश्चन बनेगा, स्वराज पार्टी ने कब मांग करी? 1924। एम.एन. रॉय ने कब करी? 1934। कांग्रेस ने कब करी? 1935। ठीक है। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसमें किया गया था? याद रखना है, यह प्रस्ताव किसमें दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद हम इसकी प्रोसेस शुरू करेंगे। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? सिंपल सी बात पूछ रहा है कि जो संविधान सभा के अंदर सदस्य थे, एक सदस्य कितने प्रतिशत या कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व वहां पर करता था? तो वो करता था 10 लाख व्यक्तियों का। ठीक है, यानी कि हर 10 लाख जहां पे व्यक्ति थे उनके ऊपर एक संविधान सभा का क्षेत्र उसे बनाया गया था। इसे आपको याद रखना है। एक और चीज पूछी जाती है, भारत में संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन इसका आधार था। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो इसने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसमें कहा गया कि हर 10 लाख लोगों के ऊपर एक प्रतिनिधित्व यहां पर होगा। कितने लोग होने थे? तो लगभग 389 लोग यहां पर डिसाइड किए गए थे कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे शुरुआत में जब यह प्रस्ताव आया था। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। इसमें आगे परिवर्तन हुआ क्योंकि भारत का विभाजन हुआ। उसके बाद इसमें क्या स्थिति बनी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए, 3 व्यक्तियों के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था और इसमें 3 व्यक्ति शामिल थे। कौन कौन इसमें शामिल थे? पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था, एवी अलेक्जेंडर इसमें शामिल था, स्टेफर्ड क्रिप्स इसमें शामिल था, विलियम वुड इसके अंदर शामिल नहीं था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। नेतृत्व कौन कर रहा था कैबिनेट मिशन का? पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट है हमारा, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? देखिए, 1946 में भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस सरकार का पदेन सभापति कौन था? तो सभापति होता था वॉइसरॉय। जो भारत का वॉइसरॉय होगा वो इसका पदेन सभापति होता था। उपसभापति इसका नियुक्त किया गया था जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, तो पूछेगा अंतरिम सरकार में उपसभापति या उपाध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। सभापति कौन था? भारत का वॉइसरॉय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में गठित अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? जैसे हमने बात करी कि 1946 में भारत की अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। उसमें कौन कौन शामिल नहीं था, यह आपसे क्वेश्चन बन सकता है, जो यहां पर बना गया है। देखिए, सी राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार में ये शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये कृषि एवं खाद्य मंत्री थे।
डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें तो ये किसी भी पद में शामिल नहीं थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। जगजीवन राम आप जानते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल में ये श्रम मंत्री थे। तो ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था उसमें ये तीनों लोग शामिल थे, ये शामिल नहीं थे। और ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में बनते हैं। और कौन कौन शामिल था जो अंतरिम मंत्रिमंडल था, तो आप देखिए जवाहरलाल नेहरू उसमें मंत्रिमंडल के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा वो विदेश मंत्री भी थे। जो सरदार पटेल थे वो गृह मंत्री थे अंतरिम मंत्रिमंडल में, और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। रक्षा मंत्री भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल में जो थे उनका नाम था बलदेव सिंह। ठीक है, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। उद्योग मंत्री जॉन मथाई को बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद जैसा हमने देखा कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री और लियाकत अली वित्त मंत्री थे। ये हमने बात करी अंतरिम मंत्रिमंडल की। स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था वहां से भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कुछ चेंजेस हो गए थे। जैसे स्वतंत्र भारत में मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, जो संचार मंत्री थे उनका नाम था रफी अहमद किदवई। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर बनी। विधि मंत्री कानून मंत्री BR अंबेडकर को बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ये आपको कथन दिया गया है। इसका कारण दिया गया है वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। आपने बताना है कि क्या इनमें से सही है। देखिए कथन तो बिल्कुल सही है। कथन जो बोला गया है कि वेवेल योजना में यह बोला गया था कि हिंदू और मुस्लिम बराबर होने चाहिए कार्यकारी परिषद में। वेवेल योजना क्या थी? देखिए वेवेल भारत का वाइसरॉय बना 1943 में। 1945 में ये इंग्लैंड गया, वहां इसने ब्रिटिश सरकार के साथ जो अपने इसके प्रस्ताव थे उनको रखा। ब्रिटिश सरकार ने जब उन प्रस्तावों को पब्लिश करा, सार्वजनिक करा, उसी को बोला गया वेवेल योजना। ठीक है, तो उसमें एक प्रस्ताव था कि कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमान समान होने चाहिए। इसके पीछे कारण यहां पर दिया गया है कि वेवेल का विचार था कि ऐसा करने से भारत का बंटवारा बच जाता। ये कारण गलत है। कथन सही है, वेवेल योजना में यह प्रावधान था, लेकिन जो ये कारण यहां पर दिया गया है ये बिल्कुल गलत है। वेवेल का कहीं से भी उद्देश्य नहीं था कि वो भारत के बंटवारे को रोकना चाहता था। वो केवल ऐसा करने से कि हिंदू और मुसलमानों की सदस्य की संख्या वहां पर बराबर हो जाए, वो केवल राजनीतिक जो गतिरोध था उसको खत्म करना चाहता था। बंटवारे को रोकने की उसकी मंशा थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो कारण गलत है, कथन यहां पर सही है। ठीक है, कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन संविधान के विषय में, संविधान सभा के विषय में सत्य है? कुछ यहां पर आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है आपने बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि यह वयस्क मत अधिकार पर आधारित थी। जो भारत की संविधान सभा बनी थी, क्या वो वयस्क मत अधिकार पर आधारित थी? नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत की संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। दरअसल ये चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर हुआ था। लोगों ने विधान सभाओं में सदस्यों को चुना था, उनके द्वारा इनको चुना गया था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी संविधान सभा। गलत, संविधान सभा अप्रत्यक्ष तौर पर चुनी गई थी। ठीक है, डायरेक्ट जनता ने उनको नहीं चुना था। तीसरा है ये बहुदलीय निकाय थी। बिल्कुल सही है, संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे, इसमें कांग्रेस के लोग भी थे, अलग अलग दलों के लोग इसमें शामिल थे। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। चौथा है उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ये भी बिल्कुल सही है। जब संविधान सभा बनी तो कई सारी समितियों का गठन किया गया, जिनमें 8 बड़ी समितियां थी और बाकी छोटी छोटी समितियां थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो केवल स्टेटमेंट 3 और 4 यहां पर सही हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था? अब इसी के बारे में हमने ऊपर बात करी। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रत्यक्ष तौर पर नहीं चुने गए थे, उन्हें अप्रत्यक्ष तौर पर चुना गया था प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, पूछा जाता है, आपको याद रखना है।
शुरुआत में जब हमने बात करी कि संविधान सभा बननी थी, इसके अंदर जो कैबिनेट मिशन था उसकी योजना के अनुसार 389 सदस्य यहां पर होने थे, ठीक है। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और तब जो ये 389 सदस्य की सीटें थी ये कम हो गई, 299 सीटें तब बची थी, ठीक है। इसे भी याद रखना है, पुनर्गठन के बाद कितनी थी, 299। इनमें से 229 जो सीटें थी अलग अलग प्रांतों के लिए थी और 70 सीटें जो रियासतें थी उनके लिए थी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? तो देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से जो संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे ये प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। जैसे हम बार बार देखिए, एक ही क्वेश्चन है, बस आपको जो मेन बात याद रखनी है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर हुआ था, विधानसभाओं के सदस्यों ने उनको निर्वाचित किया था। एक ही क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। सीधे लोगों के द्वारा वो निर्वाचित नहीं हुए थे, विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? वही क्वेश्चन है, कैसे हुआ था इनका चुनाव? प्रांतीय सभाओं के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है, सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। आप सभी जानते हैं संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी पहली अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने करी, लेकिन ये टेम्पररी अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष थे ये। इनको 11 दिसंबर को चुन लिया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? तो पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा करी गई थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। पहली बैठक कब हुई? अभी हमने देखा, ये बैठक आपकी दिल्ली में आयोजित हुई थी। जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें सबसे बुजुर्ग, सबसे जो अनुभवी व्यक्ति थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो इनको टेम्पररी अध्यक्ष बना दिया गया। 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर को दोबारा से इनकी मीटिंग होती है और उसमें राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। इनको तो अध्यक्ष बना दिया परमानेंट, उपाध्यक्ष किसको बनाया ये क्वेश्चन बनता है, तो उपाध्यक्ष बना दिया गया HC मुखर्जी को, ठीक है। इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये उपाध्यक्ष बने थे। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? वही क्वेश्चन है, उद्घाटन अधिवेशन यानी पहला अधिवेशन, तो ये करी थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन बी। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा यानी कि जिसने हमारा संविधान बनाया, संविधान सभा, तो इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, वही क्वेश्चन है, बस आपको घुमाने के लिए उसने स्वतंत्र भारत यहां पर लिख दिया। हम जानते हैं संविधान सभा पहले बन गई थी 1946 में, 47 में भारत आज़ाद हो गया, तब भी अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि ये परमानेंट अध्यक्ष थे, तो यही रहेंगे, चाहे आज़ादी के पहले हो चाहे आज़ादी के बाद हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब करी गई थी? देखिए, इस भारतीय जो संविधान सभा थी इसके लिए चुनाव जुलाई में हो गए थे, ठीक है। और इसकी स्थापना इसकी पहली बैठक के साथ मानी जाती है। पहली बैठक इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है, दिल्ली में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत बार ये क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। डेट सही याद रखना है। संविधान सभा का गठन कब हुआ? वही प्रश्न है, दिसंबर 1946 में गठन हुआ था, ठीक है। जब पहली बैठक होती है उसके साथ ही गठन माना जाता है। चुनाव पूछेगा तो जुलाई 1946। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वही प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहले मनोनीत उपसभापति कौन थे? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और देखिए MPPCS 2020 में पूछा गया। ऊपर मैंने आपको बताया कि जब 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुना गया तो उनके साथ साथ HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष भी चुना गया संविधान सभा का।
लेकिन उससे पहले एक बैठक और हुई थी, अभी हमने देखा 2 बार, 9 दिसंबर को, जिसमें टेम्पररी अध्यक्ष कौन थे? टेम्पररी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसी प्रकार अस्थायी जो उपसभापति थे या उपाध्यक्ष थे उनका भी चुनाव हुआ था, वो बनाए गए थे फ्रैंक एंथनी। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न याद रखना है क्योंकि प्रथम पूछा है। तो प्रथम उपसभापति संविधान सभा के फ्रैंक एंथोनी थे। जिस प्रकार पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है, उसी प्रकार पहले उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी है। पहले स्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसी प्रकार पहले स्थायी उपाध्यक्ष पूछेगा तो HC मुखर्जी। ठीक है, दोनों में उम्मीद करता हूं आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत बार कर लिया, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है हमारा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। देखिए 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा जाता है। वो उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है 22 जनवरी 1947 को। दोनों क्वेश्चन बनते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? नेहरू ने। कब रखा? 13 दिसंबर 1946। और यह पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947। इस पर टिक मत करना, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पहला ऑप्शन दे देता है लेकिन पीछे साल बदल देता है। ठीक है, बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारी संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप भी बना था। ठीक है, संविधान के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो अभी हमने इसके बारे में बात करी है, वही प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को रखा 46 में, और पास कब हुआ? 22 जनवरी 47 में। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा रखा गया था? वही प्रश्न है, आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? देखिए, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन यहां पर हुए थे। हम जानते हैं भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, इसके अंदर कुल 12 अधिवेशन यहां पर हुए थे। जो 11वां अधिवेशन था, 11वें अधिवेशन का जो अंतिम दिन था वो था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, क्योंकि कहीं पर 11 दिया गया है, कहीं पर 12 दिया गया है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कंफ्यूजन है, उसको समझते हैं। जो 11वां अधिवेशन हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जो आखिरी दिन था 11वें अधिवेशन का, इस दिन संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। संविधान को अंगीकृत यहां पर कर दिया गया था और कुछ प्रावधान संविधान के लागू कर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद संविधान सभा का एक और अधिवेशन हुआ। आखिरी बार संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को मिली, जब संविधान के ऊपर हस्ताक्षर करे गए थे। तो उसे भी अगर शामिल किया जाए तो टोटल अधिवेशन आपके 12 बैठते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखने हैं, आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। सूची X को सूची Y से आपने सम्मिलित करना है। देखिए, चलिए इनको देखते हैं। मैं आपको सीधा इनका आंसर बताते हुए चलता हूं, आप नोट करते हुए चले। पहला पूछ रहा है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी होंगे। हालांकि ये परमानेंट थे, इनसे पहले जो बनाए गए थे वो फ्रैंक एंथोनी थे, लेकिन उनका नाम नहीं है तो हम इन्हीं को यहां पर टिक करेंगे। ठीक है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो प्रारूप समिति यानी कि जो आपकी मसौदा समिति थी, ड्राफ्ट कमेटी थी, अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी थी, 7 सदस्य उसमें शामिल थे। उसमें शामिल एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी थे। ठीक है, ऑप्शन यहां पर यह आंसर सही होगा इस वाले का। ठीक है, तीसरा है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे VT कृष्णमाचारी। नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। तो चारों के जवाब मैंने आपको बताए, आप इनको इनके साथ में लिख लीजिए।
हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट समिति की बात करी, जैसे संघ संविधान समिति। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि संविधान सभा के द्वारा कई सारी छोटी बड़ी समितियों का गठन किया गया था कार्य करने के लिए। इनमें 8 प्रमुख समितियां थी। उनके अध्यक्ष आपसे पूछे जाते हैं, जैसे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 2 ये याद रखनी है। तीसरी समिति थी प्रांतीय संविधान समिति। संघीय संविधान के तो कौन है? नेहरू हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। चौथी समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष BR अंबेडकर थे। 5वीं समिति थी परामर्शदाता समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। ठीक है। 6ठी समिति राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 7वीं समिति राज्यों से संबंधित थी, जिसके अध्यक्ष नेहरू थे। और 8वीं समिति थी संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आपको याद रखना है, बहुत बार इनका नाम पूछा गया है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो भारत के संविधान का जो पहला प्रारूप था, इसे BN राव के द्वारा ही तैयार किया गया था। ठीक है। इन्होंने जो प्रारूप बनाया था उसमें टोटल 243 आर्टिकल थे और साथ में 13 अनुसूचियां थी। इतना डिटेल में नहीं जाता है। ठीक है। लेकिन जो पहला प्रारूप था वो इनके द्वारा ही बनाया गया था। बाद में इसी प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसने इसके ऊपर विचार करा, कुछ परिवर्तन करे और फिर संविधान सभा के सामने उन्होंने संविधान का प्रारूप रखा। तो पहला प्रारूप इन्होंने बनाया था। प्रारूप समिति की सदस्यों के बारे में आपसे क्वेश्चन बनता है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के सदस्य और उसका गठन कब हुआ, वहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है। जो प्रारूप समिति थी कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को। इसके अंदर 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे व्यक्ति थे गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे व्यक्ति थे KM मुंशी, जिनके बारे में हमने बात करी। चौथे व्यक्ति थे मोहम्मद सादुल्ला। 5वें व्यक्ति थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 6ठे व्यक्ति जो थे N माधवराव थे, जो कि BL मित्र के स्थान पर जुड़े सभा के अंदर। और 7वें व्यक्ति थे TT कृष्णमाचारी, जो पहले नहीं थे, 1948 में आए जब DP खेतान का निधन हो जाता है। तो ये 7 व्यक्ति आपको याद करने हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? जो तीसरा वाचन शुरू हुआ था संविधान सभा का, ये हुआ था आपके 17 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 को बीच। ठीक है। कब से कब तक? 17 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो सभी ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। डेट आपको याद रखनी है। तृतीय वाचन कब हुआ? 17 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। 3 वाचन होते हैं संविधान सभा के और 12 अधिवेशन कुल होते हैं। ठीक है। पहला जो वाचन शुरू हुआ था वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और तीसरा 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चला। पूछे जा चुका है। ठीक है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, लेकिन इसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो याद रखना, पूर्ण रूप से तैयार हुआ हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को। उसी दिन इसे अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था। ठीक है। लेकिन पूर्णतः लागू नहीं किया गया। लागू ये 26 जनवरी को हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? जैसा भी मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर जरूर देता है। अंगीकृत पूछे या आपसे पूछे कि उसे आत्मर्पित कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया, अपनाया कब किया गया, तो सबका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। केवल लागू इसे 1950 में करा गया था, 26 जनवरी को।
संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया? तो इसका आंसर भी वही होगा, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, कंफ्यूज मत करना एग्जाम में, क्योंकि आपको हर बार वो पहला ऑप्शन यही देगा। इस दिन केवल लागू हुआ था। ठीक है। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वहां पर लिखा गया है क्लियरली कि हम 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत करते हैं, इसे आत्मर्पित करते हैं, इसे अधिनियमित करते हैं। तो अंगीकृत पूछे, स्वीकृत पूछे, अपनाना पूछे, सबका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है। तो भारत का संविधान 1950 26 जनवरी को लागू हुआ था। ठीक है। भारत संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था। क्यों लिया गया था? देखिए, संविधान को तो अंगीकृत नवंबर में कर लिया था, अपना भी लिया था, स्वीकृत भी कर लिया था, वो बनकर भी तैयार था। फिर उस दिन क्यों लागू नहीं किया गया? 26 जनवरी को क्यों चुना गया? इसलिए चुना गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1929 के अंदर कांग्रेस का एक ऐतिहासिक अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन। दिसंबर में यह अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी और घोषणा करी कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और पहला स्वतंत्रता दिवस उन्होंने 26 जनवरी 1930 में मनाया। तो ये डेट इंपॉर्टेंट थी। इस डेट के महत्व को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था संविधान को लागू करने के लिए। ठीक है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को है, जब हमारा संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान बनकर 26 नवंबर को तैयार था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। पहला संविधान दिवस 2015 में मनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारत के संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? इसे अपनाया गया था सांविधानिक सभा के द्वारा, यानी जो संविधान सभा थी उसके द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? जैसे मैंने आपको बोला, अधिनियमित पूछे चाहे कुछ भी पूछे तो आप बताएंगे किसने इसे अधिनियमित किया था? संविधान सभा ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। देखिए, क्वेश्चन वही है, घुमा घुमा कर कई बार मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। पहला ऑप्शन आपको हर बार, क्योंकि ये पेपर से ही क्वेश्चन मैंने लिया है, देखिए पहला ऑप्शन आपको हर बार वो कंफ्यूज करने के लिए देगा। सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। आप एग्जाम में देख सकते हैं, पहला ऑप्शन हर बार आपको वो 26 जनवरी दे रहा है कि आप इस पर टिक करें। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। कोई भी पूछे, केवल लागू का 26 जनवरी 1950 होगा, बाकी नवंबर में होगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत डाउट होता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्लियर अच्छे से कर सकूं। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1891 में मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। डेट थी 14 अप्रैल को। ठीक है। और इनका निधन 1956 में दिल्ली में इनका निधन हो जाता है। तो दोनों आपको वर्ष याद रखने हैं, पेपर में पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है भीमराव अंबेडकर को लेकर के, क्योंकि इन्हें संविधान निर्माता माना जाता है, प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से निर्वाचित होकर आए थे, कौन से क्षेत्र से आए थे? तो पहली बार जब ये संविधान सभा में चुने गए 1946 में, तो ये पूर्वी बंगाल से चुनकर आए थे। कहां से चुनकर आए थे? पूर्वी बंगाल से। और दूसरी बार जब भारत का बंटवारा हो गया, संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, जहां से ये चुनकर आए थे वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। तो दूसरी बार ये संविधान सभा में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनकर आए थे। तो याद रखेंगे, दोनों आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछे और ऑप्शन में आपको दोनों मिल जाएं, बंगाल और बॉम्बे दोनों, तो आप बॉम्बे प्रेसिडेंसी को वहां पर टिक करेंगे, क्योंकि उसी के तौर पर इन्होंने वहां पर काम किया। अगर क्वेश्चन में पहली बार लिखा हो कि पहली बार कहां से चुनकर आए थे, तो ये बंगाल से चुनकर आए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी?
तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों तक टालने के लिए, यानी सभी को मताधिकार ना दिया जाए, केवल कुछ वर्गों को ही, कुछ लोगों को ही यहाँ पर मताधिकार दिया जाए, जैसे अभी है, हर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को यहाँ पर मताधिकार प्राप्त है। तो ये ना देने की जो वकालत करी थी कि इसको 15 साल के लिए टाल दिया जाए, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा करी गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? देखिए, जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया कि अब भारत आज़ाद हो चुका है, कांग्रेस का मेन उद्देश्य यही था जो अब पूरा हो चुका है, इसीलिए कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट, ये सुझाव किसका था? महात्मा गांधी का था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था? तो वही क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दिया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज होती है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये स्टेटमेंट दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अपनाया जा रहा था, उस दौरान इन्होंने ये बातें कही थी। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो यह स्टेटमेंट आइवर जेनिंग्स के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। इनका मानना था, इन्होंने कहा था कि जिन्होंने भारत का संविधान बनाया उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों और उनकी भावनाओं का महत्व कम किया, या जितना हो सके कम रखने का प्रयास किया, उनके महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया। यह स्टेटमेंट किसने बोला? आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह स्टेटमेंट दिया था ऑस्टिन ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पर होगा। यह एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। इसकी एक किताब है जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर इसने ये स्टेटमेंट लिखा है। इसने लिखा है कि जो संविधान सभा थी वही कांग्रेस थी और कांग्रेस का मतलब भारत था। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक दो स्टेटमेंट और हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे विंस्टन चर्चिल की अगर हम बात करें तो विंस्टन चर्चिल ने एक स्टेटमेंट दिया था संविधान सभा को लेकर के कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। इसके अलावा एक और व्यक्ति था इंग्लैंड का जिसका नाम था विंडकाउंट। उसने संविधान सभा को हिंदुओं की सभा बोला था। क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? तो भारत के संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन सा कथन यहां पर सही है? पहला, यह हम ऊपर देख चुके हैं, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये जो चुनाव था ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये गलत है। बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है, बहुदलीय थी। कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, ये यहाँ पर सही है। तो जो संविधान सभा थी वयस्क मत अधिकार के आधार पर नहीं थी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष तौर पर हुआ था, आम जनता ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो इसको आपको याद रखना है, ए और डी यहाँ पर सही होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो हमारी सीरीज़ है जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं इस पूरी रिवीजन सीरीज़ में। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।